अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जिस तरह इस कोर्स का नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, तो पहला पोर्शन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, तकसीम किस तरह करेंगे आफ्टर जनरेशन। जब हमारे घरों तक पहुंच गया, इंडस्ट्री तक पावर जब पहुंच जाती है, उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो यूटिलाइजेशन होता है कि पावर का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं करेंगे, मतलब इसको यूटिलाइज किस तरह करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर की जो यूटिलाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल सेक्टर। घरों में जो पावर की यूटिलाइजेशन होती है वो पंखे, फ्रिज, लाइटिंग, ये चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री में जो है वो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे हो जाता है, थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। उसमें हीटिंग आ जाता है, वेल्डिंग आ जाता है। अब हीटिंग जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे जो हीटिंग होती है वो ऑन लार्ज स्केल होती है। वेल्डिंग इंडस्ट्री स्केल पे जो होती है वो लार्ज स्केल होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई चीज़ बनाने को कारखाना है, कोई चीज़ बनाती है, उसमें काफ़ी सारी वेल्डिंग होती है, उसमें काफ़ी सारी हीटिंग होती है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन इन इंडस्ट्री, this is very much important to analyze the the the, the impact of electricity uh, during utilization in the industrial sector. Electric heating is used for industrial as well as domestic applications. Some of them are as follows. In domestic applications, we use electric irons, we use electric kettles, ovens, toaster, hot plates for cooking, water heaters and room heaters. घरों में हमारे इस्तेमाल इन चीज़ों में होता है। इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, केटल जो है वो चाय पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवन, टोस्टर, टोस्टर जो डबल ब्रेड को गर्म करते हैं उसको पकाते हैं। रोटियां पकाने के लिए करते हैं, पानी गर्म करने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए। तो ये घर में इसका इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हीट ट्रीटमेंट फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर जो है उसको उसको हीट ट्रीटमेंट देना। इंसुलेटर कहते हैं कि वो चीज़ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो उसको हीट देना हाई लेवल पे। कॉपर वायर्स इनेमलिंग, इनेमलिंग किसे कहते हैं? इनेमलिंग कहते हैं पेंट करना, उसको कलर देना। तो जो कॉपर की वायर हम बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, जब उसको हम नाखून से कुरीदते हैं तो वो लेयर उससे उतर जाती है, उसको कहते हैं इनेमलिंग। तो कॉपर वायर की इनेमलिंग जो है वो भी हीट की वजह से होता है। मेटल्स जो है उसको हीट देना, डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करना, और मेल्ट करने के बाद उसको नया शेप दे। ग्लास मोल्डिंग, शीशे को पिघला के उसको फिर नया शेप देना। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हीट के। और जाहिर बात है हीटिंग जो है हम गैस से नहीं करते, ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, यानी वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस। Advantages of electrical heating. Electrical heating processes are clean due to absence of smoke, ash and dust. इलेक्ट्रिकल हीटिंग में ना हमारे पास धुआं होता है, ना हमारे पास राख होता है, ना हमारे पास डस्ट होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ क्लीन प्रोसेस। नंबर टू, एज फ्यूल gases are absent in the heating process, there is no risk of any pollution. पोल्यूशन भी नहीं होता क्योंकि इसमें गैसेस इन्वॉल्व नहीं होते। Electric heating equipment is more safe as electrical tripping device act reliably and instantaneously upon abnormal condition. इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो ज़्यादा सेफ होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो ट्रिपिंग होती है, जो फ्यूज लगा होता है या जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है, वो एक्ट रिलायबली, यानी कि वो सही तरीके से काम कर रहा होता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो फ्यूज उड़ जाएगा या सर्किट ब्रेकर जो है वो ऊपर हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि अबनॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं या खतरे की जो कंडीशंस होती हैं उससे हम बच जाएंगे। अब इसके मुकाबले में गैस हीटिंग ले लें।
अब गैस हीटिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या अगर आग बहुत बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करना आपकी बस की बात नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें तो गैस में तो कोई शॉर्ट सर्किट ब्रेकर नहीं होता है, ना गैस में कोई फ्यूज होता है। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो काफी जल्दी वो फैल जाएगा, फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में फ्यूज उड़ा दें, सर्किट ब्रेकर ऊपर कर लें, हीटिंग खत्म हो जाती है। The point number 4 is electrical heaters usually required very little attention and maintenance. बहुत कम उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, बहुत कम तवज्जो की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 5 दैट वेरी हाई टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हम उससे ले सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन दिस टेम्परेचर इज लेस, बहुत ज़्यादा टाइम टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। यानी कि लेट्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो हम विद इन 2 to 3 मिनट हम उसको अचीव कर लेते हैं। और हम गैस से ही अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। फ्यूल जो है उसकी स्टोरेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार हमें लकड़ी स्टोर करना पड़े या हमें तेल स्टोर करना पड़े या हमें गैस स्टोर करना पड़े। स्टोरेज का भी मसला नहीं होता है। और एनर्जी स्पेंट कैन बी मीटर्ड एंड मेजर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने एनर्जी या जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम खर्च करते हैं उसको हम मीटर कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, और उसके पैसे भी दे सकते हैं। मीटर्ड मीन उसके पैसे देना। समझ आ गई आपको इस स्लाइड की? यस सर। अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग की भी दो टाइप्स होती हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब वो हीटिंग जिसमें रेजिस्टेंस यूज होती है। आर्क हीटिंग वो हीटिंग जिसमें करंट यूज होता है। रेजिस्टेंस के भी आगे दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस। आर्क की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी की भी तीन टाइप्स होती हैं, इंडक्टन इंडक्शन हीटिंग, डायरेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। इंडक्टिंग के फिर दो टाइप्स होते हैं, कोर टाइप और कोरलेस टाइप। ये हम आगे सारे तफसील से पढ़ेंगे। नंबर 1, रेजिस्टेंस हीटिंग। इन दिस मेथड when a resistance R carries a current I for t सेकेंड, यानी एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट पास हो रहा होता है टी सेकंड के लिए, तो उसके अंदर जो लॉस होता है उसको कहते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। तो आई स्क्वायर आर टी इज ए हीट प्रोड्यूस, तो हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस हीट इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है कि जिसमें हम डायरेक्ट ही चार्ज ले रहे होते हैं, डायरेक्ट ही करंट पास कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसमें हम डायरेक्ट करंट पास नहीं कर रहे होते, इनडायरेक्टली करंट पास कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट में ओवन हो गया, फर्नेस हो गया, हीटर हो गया, पोट्री वर्क हो गया, वाटर गीजर हो गया। इनडायरेक्ट मीन्स कि आप उसे डायरेक्ट हीट नहीं देते। अब मैं मिसाल तो देता हूँ आपको हीटर की। अब कमरे में अगर हीटर लगा हुआ है तो हीटर क्या करता है, हीटर पहले अब हवा को आसपास जो है उसको गर्म कर रहा होता है। तो अब हवा जो आसपास गर्म हो जाती है वो फिर आपको गर्म करती है। ऐसा नहीं होता कि आप हीटर को डायरेक्ट टच करते हो कि आप गर्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुकिंग ओवन जो है वो क्या करता है, उससे के साथ कोई चीज़ चिपकी नहीं होती जो चीज़ हम गर्म करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। और डायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है, उसके साथ अपने टच होना पड़ता है। ठीक है, सेकंड इज इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू Faraday's law, when a magnetic flux links with a conducting body, EMF is induced in the body, thus current flows in it। जब किसी भी मेटल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब किसी भी मेटल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर को के प्राइमरी को जब करंट देते हो तो क्या करता है, उसके प्राइमरी कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाता है, उससे लाइंस जो है वो निकलती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर पास होती हैं।
तो सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर जब मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फिर करंट पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं फैराडेज लॉ। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ हीटिंग बॉडीज विच हैव सफिशिएंटली लो रेजिस्टिविटी। ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर रेजिस्टिविटी इंतहाई कम होती है, उन चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। Square of the current induced multiplied by a body resistance is the power utilized in heating body. Square of the current यानी I square, square of the current means I square multiplied by a body resistance, multiplied by body resistance का मतलब है कि बॉडी का जो रेजिस्टेंस है R उससे मल्टीप्लाई होना, मतलब I square R is the power utilized in the heating body। वो जो है हीटिंग के इक्वल होता है, यानी कि जो जो I square R होता है वो सिर्फ पावर होता है हीटिंग का। Thus this type of heating can be used for the bodies which are conducting in nature। इस किस्म का जो हीट है वो हम उस जगह यूज करते हैं उन चीजों को गर्म करने के लिए कि जो कंडक्टिंग हो, यानी जो हीट पास कर सकते हो या जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, उस किस्म की हीटिंग को कहते हैं इंडक्शन हीटिंग। सर सेकंड पॉइंट जी। सर दोबारा भी द प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ हीटिंग बॉडीज व्हिच हैव सफिशिएंटली लो रेजिस्टिविटी। यानी हम उन चीजों को इस तरीके से हीट देते हैं, इंडक्शन हीटिंग हम उन जगहों में यूज करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस कम होती है, जिस मेटल में रेजिस्टेंस कम होती है उसको गर्म करने के लिए हम ये वाला हीटिंग यूज करते हैं। ओके सर म्यूचुअल हाँ इंडक्शन हाँ। जो है सर वो ओके सर देन एडी करंट हीटिंग बाय हीटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल उस चीज को कहते हैं जिस पर हम कोई तजुर्बा कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, इस केस में आर्टिकल कोई मेटल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, बाय हीटिंग एन आर्टिकल बाय एडी करंट इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैरिंग कॉइल। जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे होते हैं, किसी आर्टिकल को गर्म कर रहे होते हैं, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, कॉइल जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट गुजर रहा होता है, उस कॉइल के अंदर इस आर्टिकल को रख लेते हैं। अब जाहिर बात है कॉइल के अंदर जब करंट गुजर होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो जब उस आर्टिकल से गुजरता है, ठीक है, तो आर्टिकल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसको कहते हैं एडी करंट। The alternating magnetic field produced by the coil set up eddy currents in the article, which consequently gets heated up. Such a coil is known as heater। ठीक है, उस कॉइल को हम फिर हीटर कहते हैं। सर मैग्नेटिक कोर के कम सिस्टम सर की जोड़ी करला सिदा जो सर आगे ना दा मतलब जी आखिरी फायदा आखिरी हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, उस कॉइल में हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास करते हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है जब हम किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ उस कॉइल से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं उस करंट की वजह से। यस सर अब उस कॉइल के अंदर हम एक आर्टिकल रखते हैं, तो जाहिर बात है वो आर्टिकल जब हम कॉइल के अंदर रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से भी पास होना शुरू हो जाती हैं, यस सर तो उससे वो गर्म हो जाती है। ओके सर ठीक है, इसलिए हम उस कॉइल को कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। सच ए कॉइल इज नोन एज हीटर। कॉइल और वर्क कॉइल एंड द मटेरियल टू बी heated is known as charge or load। ठीक है, primarily it is the eddy current loss which is responsible for the production of heat, although hysteresis loss also contributes to some extent in the case of non-magnetic materials। इसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल के अंदर और फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू उस आर्टिकल से पास होता है, उसको हम कहते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, और जब वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो यानी आयरन हो, उसमें फिर हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक की जो इंटेंसिटी अपने अंदर सेव कर लेते हैं, और जब तक वो जितना ज़्यादा सॉफ्ट मैग्नेट होगा उतना वो ज़्यादा टाइम के लिए सेव करता रहेगा, जितना हार्ड मैग्नेट होगा उतने कम टाइम के लिए सेव करता रहेगा। आपने मशीन में पढ़ा भी होगा ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस।
यस सर, ऑफ फ्लक्स चिकम डायरेक्शन चेंज किया गया था सर। हाँ, एडी करंट लॉस का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है कि एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। Hence, this loss can be controlled by controlling flux density and supply frequency. इस लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी कंट्रोल करने से और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने से। This loss is greater on surface of the material but decreases as we go deep inside. सरफेस पे ज्यादा होता है और अंदर जो है वो बहुत कम होता है। ये उसका एग्जांपल है। ये देख रहे हैं हमारे पास एक कॉइल है, ये इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट हम पास करते हैं। ये इसके अंदर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है राउंड शेप का। तो जब इसके आसपास करंट पास होता है वायर में, तो जो उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स पर इस आर्टिकल के से पास होता है। जब वो आर्टिकल से पास होता है तो आर्टिकल क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। इसकी एप्लीकेशंस जो है वो सरफेस हार्डनिंग ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस हार्ड से होता है। एनीलिंग ऑफ मेटल, एनीलिंग कहते हैं किसी सुराख को भरना, ठीक है। यानी हमारे जिस्म पे कोई जख्म हो जाता है, उस जख्म को भरने को हम एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो मेटल के अंदर कोई सुराख हो जाए उसको भरना, उसको एनीलिंग कहते हैं। ब्रेजिंग, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना। सोल्डरिंग, उसको जोड़ना, टांके लगाना। इंडक्शन कुकिंग, इंडक्शन कुकिंग कोई चीज़ जो है ना उसको हीट अप करना। The next step is dielectric heating. In a dielectric heating, a high frequency AC voltage is applied across a dielectric material. The dielectric workpiece is held between two metal plates. हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होते हैं। इस तरह कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह इस प्रोसेस में भी हमारे पास दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मीन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। तो वो मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम उन दोनों प्लेट्स के बीच में रख लेते हैं। The electric materials, dielectric materials can be plastic or wood. Due to high RF excitation, RF mean radio frequency, ठीक है। Some current flows through dielectric materials. मामूली सा करंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर से भी पास होता है, हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ करंट हमारा ज़ाया हो जाता है, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, उस दो प्लेट्स के सेंटर में हम ऐसा एलिमेंट रखते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फिर हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स को बहुत ज़्यादा हाई करंट देते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई करंट देने के नतीजे में क्या होता है, कुछ कुछ करंट की लाइंस जो है वो, कुछ करंट का जो फ्लक्स है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भी पास हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जो जितना उससे पास हो जाता है वो करंट हमारा लॉस हो जाता है, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। द पावर लॉस टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जो लाइंस, जो पावर लॉस हमारा हो जाता है वो असल में इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो गर्म हो जाता है, वो प्लास्टिक भी होता है या हो सकता है वुड भी हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ये देख लें, ये हमारे पास एक प्लेट है, नीचे हमारे पास दूसरी प्लेट है। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी करंट दी हुई है, बीच में हमने एक स्लैब रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये स्लैब जो है कंडक्टर नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हाई करंट देते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई करंट देने के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 के बीच में। तो कुछ लाइंस इसके स्लैब के अंदर से भी पास हो जाती हैं, डायरेक्ट स्लैब के अंदर से, ड्यू टू वेरी हाई करंट, जिसकी वजह से स्लैब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इसकी एप्लीकेशन जो है ग्लूइंग, ग्लूइंग के कहते हैं किस चीज़ को चिपकाना है। क्योरिंग, क्योरिंग भी कहते हैं किस चीज़ को मरम्मत करना। ड्राइंग ऑफ वुड, लकड़ी का सुखाना, ठीक है। प्लास्टिक का गर्म करना, उसको मोल्ड करना नए फॉर्म में। प्लास्टिक सीविंग, प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ना, सीविंग कहते हैं जोड़ने को। सर ग्लोइंग सर। ग्लूइंग कहते हैं दो चीज़ों को आपस में चिपकाना, ओके सर। ठीक है। और प्लास्टिक सीविंग,
प्लास्टिक की दो चीज़ों को आपस में चिपकाना, सीविंग कहते हैं सीने को, ठीक है। ड्राइंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल सिंथेटिक रबर, रबर, रायरॉन, नायलॉन, इन चीज़ों को सुखाना, ठीक है। और केमिकल की डिफरेंट केमिकल्स की प्रोसेसिंग करना, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, ये सारी इसकी एप्लीकेशन होती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग तो हमने पढ़ ली, अब है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। Welding is the process of joining two pieces of metal or non-metal by applying heat and pressure या और pressure। दो मेटल के पीसेस को जोड़ना या नॉन मेटल के पीसेस को जोड़ना by using heat और pressure, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। We can classify electric welding into two types, fusion welding and non-fusion welding। Fusion welding क्या होता है? This type of welding takes place by melting the two metal plates to be welded together। दो डिफरेंट मेटल को हम पिघलाते हैं कि उनको हम वेल्ड करें, इसको कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। इसकी एग्जांपल्स हैं गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये सारी उसकी टाइप्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उस मेटल को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको जोड़ते हैं। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग द मेटल टू बी वेल्डेड टुगेदर नीड टू बी नॉट टू बी मेल्टेड। जिन मेटल्स को हम इकट्ठा करते हैं या इकट्ठा करना चाहते हैं उसको मेल्ट नहीं करते हैं, हम बाहर से कोई और मेटल लाते हैं, उसको पिघला के उन दोनों को आपस में चिपकाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसकी टाइप्स हैं गैस नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासाउंड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं। तो फ्यूजन और नॉन फ्यूजन की समझ आ गई ना? फ्यूजन वो होता है कि जिसमें हम जिस मेटल को वेल्ड करना चाहते हैं हम उसको पिघला के आपस में मिलाते हैं। नॉन फ्यूजन में क्या होता है कि जिसमें उन मेटल्स को आपस में नहीं पिघलाते, बल्कि हम बाहर से कोई रॉड लेके आते हैं, उसको पिघला के दोनों को मेटल को कंबाइन करते हैं। जैसे हमारे घरों में वेल्डिंग होती है, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। हाँ हाँ, उसको नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तीसरी टाइप है आर्क वेल्डिंग। आर्क कहते हैं हाई करंट को। हाई मींस कितना हाई? 500 600 एम्पियर, इसको कहते हैं आर्क, ठीक है। आर्क वेल्डिंग यानी हाई करंट वेल्डिंग। द इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर दिस वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड जिसमें इस्तेमाल होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं या ग्रेफाइट से बने होते हैं। द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक व्हेन द शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड अ लिटिल बिट। इलेक्ट्रिक आर्क बन जाता है, स्ट्रक हो जाता है, मतलब एस्टेब्लिश हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रोड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। In the process of withdrawing the electrodes apart, the area of contact of electrodes first reduces, which increase the resistance, producing large localized heat by separating electrodes। यानी कि जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में सेपरेट करते हैं तो इतना ज्यादा हीट बन जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि इतना बड़ा आर्क बन जाता है, इतना हाई करंट उससे पास होना शुरू हो जाता है कि जिसकी वजह से हीट बन जाती है। और ज्यादा करंट कब पास होता है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब हमारे पास रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है तो हमारे पास जो सर्किट का जो पाथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है। जब सर्किट का पाथ शॉर्ट हो जाता है तो सारा का सारा करंट फिर शॉर्ट सर्किट वाले पाथ से गुजरता है, तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ आर्क इलेक्ट्रोड मेल्ट्स एंड वेल्ड इज प्रोड्यूस। तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? पिघल जाता है, वो उससे वेल्ड हो जाता है। इसकी जो टाइप्स हैं वो मेटल आर्क वेल्डिंग है, कार्बन आर्क वेल्डिंग है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है। मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होती है? इन दिस टाइप द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ फिलर मटेरियल। जो जो इलेक्ट्रोड होता है वो फिलर मटेरियल से बना होता है, यानी कि जो चीज़ हम फिल करना चाहते हैं किसी जगह पर, उसी से इलेक्ट्रोड बना होता है। इन द टाइम ऑफ वेल्डिंग व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, आर्क वर्क्स पीस टू अर्थ, ठीक है। जब करंट पास होता है इलेक्ट्रोड से तो जो 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 जो, जो इलेक्ट्रोड होता है वो खुद क्या करता है?
वो पिघल के अर्थ बन जाती है, यानी कि वो खुद फिलिंग कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू यूज एसी और डीसी सप्लाई, दोनों हम यूज कर सकते हैं एसी डीसी मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए। ये देख लें, ये हमारे पास जॉब है। जॉब मीन कि जहाँ जो हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये फिलर है, ठीक है। ये कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये फिलर क्या करता है, फिलर पिघलता है और ये जगह फिल हो जाती है। इसको कहते हैं आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। द इलेक्ट्रोड यूज इन दिस सिस्टम आर ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसमें एक कार्बन इलेक्ट्रोड था, इस नेक्स्ट में कार्बन ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है। द वर्क पीस टू बी वेल्डेड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द सप्लाई। जिस चीज को हम वेल्ड करते हैं वो उसको पॉजिटिव करंट देते हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव करंट देते हैं। और करंट बहुत ज्यादा होता है, 800 से 1000 एम्पियर, यानी आर्क हम कहते भी हैं हाई करंट को, ठीक है। इसकी वो ये पावर सप्लाई है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको हम हाई करंट देते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाती है, जिस फिल हो जाती है, यहाँ वेल्डिंग हो जाती है। The last one is atomic hydrogen welding. In this method, tungsten electrode are kept in the hydrogen atmosphere. टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसको हम हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। टंगस्टन एक मटेरियल है जो ग्लो करता है, जो जल्दी रोशन होता है। बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी सी रेजिस्टेंस वायर होती है 100 वाट के बल्ब में, ठीक है। उसको कहते हैं टंगस्टन। The arcing take place between two tungsten electrode। जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो टंगस्टन से बने होते हैं, उसके बीच में आर्किंग टेक प्लेस होती है, यानी आर्किंग उसमें स्टेब्लिश होती है। आर्किंग मीन हाई करंट का स्पाइक उसमें स्टेब्लिश होता है। हाइड्रोजन एक्ट एज एन एजेंट। हाइड्रोजन जो है वो एज एन एजेंट काम करता है, जो एटोमाइज करता है, यानी कि जो 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 रिएक्शन शुरू कर लेता है, करवा लेता है दोनों आर्स के बीच में, ठीक है। और जब दोनों आर्स के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दोनों आपस में वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक्ट्स इन टू फोल्ड मैनर, ये दो फोल्ड मैनर में काम करते हैं। दो फोल्ड मैनर मीन्स कि दो स्टेप्स में काम करते हैं। एज अ कूलिंग एजेंट एज वेल एज अ प्रोटेक्टिव स्क्रीन। कूलिंग एजेंट भी काम कर रहे होते हैं और प्रोटेक्टिव स्क्रीन भी काम करते हैं। प्रोटेक्टिव स्क्रीन का मतलब है कि आपको बचाता भी है, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। मैं दोबारा इसको स्टार्ट से रिपीट करता हूँ। हमने आपको आवाज आ रही है, मेरी समझ तो आ रही है आपको ना? यस सर। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग और वेल्डिंग पढ़ा। स्टार्ट में हमने डोमेस्टिक इसकी थोड़ी बहुत डिफिनीशन पढ़ी। फिर हमने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस देखे कि क्या घर में इलेक्ट्रिक जो हीटिंग है वो इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह होता है। थर्ड वन इज फिर एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होते हैं, इसको हमने पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के फायदे क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़े, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, एडी करंट हीटिंग, ये उसका डायग्राम, ये उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग्स, ये उसकी डायग्राम, ये उसके एप्लीकेशंस। फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ा है, फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। उसके बाद फिर आर्क वेल्डिंग पढ़ा है। फिर आर्क वेल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, हाइड्रो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है। समझ आ गई आपको? यस जी। सर, समझ आ गई सर। अच्छा, वली रहमान आपको आ रही थी आवाज? सर इस स्लाइड को ग्रुप में शेयर कर दे सर। मैं शेयर कर दूंगा। वली रहमान, यस सर। आकिब, यस सर। यस सर। मोहम्मद नोमान, मोहम्मद नोमान,
अच्छा, अब आप असाइनमेंट नोट कर लें। असाइनमेंट ये है जो ये जो स्लाइड्स है इलेक्ट्रिक हीटिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है, इसके नोट्स आपने बनाने हैं और इसको असाइनमेंट नंबर 3 का नाम देना है। असाइनमेंट नंबर 3 का नाम देना है और इसको आपने सर इस स्लाइड को सारा सर। हाँ जी लिखना है। ठीक है सर। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3, और इसको नेक्स्ट मंडे तक आपने सबमिट करना है। ठीक है सर। ठीक है, हम ठीक है क्लास सर। यहाँ एंड करते हैं। सर ठीक है, इसको अपलोड कर दे सर। इसको मैं सर अपलोड कर अपलोड लूँगा। कर दे इसको अभी। और आप लोगों के पेपर किस तरह हुए थे? अच्छे हुए थे सर। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, ठीक है। LMS पे अपलोड कर लेता ठीक हूँ। है सर, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है।